Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टीयरिंग के बेसिक्स के बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स कितने टाइप्स का होता है, स्टीयरिंग के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। तो आइए बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू select suitable type of steering system for given application. So different type of automobile vehicles required a different type of steering system. जैसे कि आप फोर व्हीलर के बारे में बात करें, हेवी व्हीकल्स की बात करें, ट्रक, बस और सेमी ट्रेलर, हेवी ट्रेलर्स की अगर बात करें तो इनके कंट्रोलिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि सारे व्हीकल का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है, उनका वेट अलग है, उनका साइज डिफरेंट है। उसके बाद में इन सिस्टम्स के अंदर जो व्हीकल लेआउट होता है, बाकी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन सस्पेंशन ऑल्सो एंड अदर व्हीकल्स की अदर कंपोनेंट्स की माउंटिंग। इन सारी चीजों के हिसाब से हर व्हीकल में अलग टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा स्टीयरिंग सिस्टम कौन से व्हीकल के लिए बहुत अच्छा होता है, सुटेबल होता है। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सो यू विल बी एबल टू डिफाइन द गिवन टर्म्स विद रिलेटेड डायग्राम फॉर स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कौन से डायग्राम्स होते हैं, कौन से उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिसको स्टीयरिंग से रिलेटेड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। सो इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो अलग अलग स्टीयरिंग सिस्टम में किस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग की। तो सबसे पीओ पहला जो पीओ है हमारा वो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो यहाँ जो नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है, जो नॉलेज हम गेन करने वाले हैं, इट इज अ डिसिप्लिन नॉलेज, दैट इज कोर नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसीलिए पीओ 1 हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जो ऑटोमोबाइल में बहुत जरूरी होती है। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कौन सी प्रैक्टिसेस होती है एंड व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद द नॉलेज वी आर गेनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर विल बी यूजफुल। सो इसीलिए पीओ 7 को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो है पीएसओ 2, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है, बिकॉज दैट ऑल्सो गोइंग टू useful in this video lecture. So these all are the learning outcome. So let's start with the automobile steering system. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक जन स्टीयरिंग सिस्टम में अरेंजमेंट किस तरह से होता है, मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं एक जनरल स्टीयरिंग सिस्टम में। सो सबसे पहले यहाँ कंस्ट्रक्शन वाइज अगर देखा जाए तो फ्रंट एक्सेल जो होता है, स्टीयरिंग सिस्टम हमेशा फ्रंट एक्सेल पे माउंट होती है। तो यहाँ फ्रंट एक्सेल ये दिखाई दे रहा है आपका, ये फ्रंट एक्सेल का बीम है, तो ये फ्रंट एक्सेल रहेगा। फ्रंट एक्सेल के ऊपर दो स्टब एक्सेल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पहला स्टब एक्सेल, ये दूसरा स्टब एक्सेल, और स्टब एक्सेल के ऊपर आपके व्हील माउंट होते हैं। सो ये स्टब एक्सेल है और वहां से व्हील यहाँ पे माउंट है। उसके बाद देखते हैं कि अब स्टीयरिंग व्हील किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए, ये स्टब एक्सेल पे माउंट करने का फायदा ये होता है कि ये जो व्हील है इसमें एंगुलर मोशन आपको मिल सकता है, यानी व्हील इस तरह से मूव कर सकते हैं। ये दोनों व्हील लेफ्ट या फिर राइट में एंगुलर मोमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो अगर हमें स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, हमें स्टीयरिंग को यूज करना है, लेफ्ट या राइट में टर्न करना है, तो जैसे हमें राइट में टर्न करना है तो ये दोनों व्हील राइट में मूव होनी चाहिए, अगर लेफ्ट में टर्न करना है तो ये दोनों व्हील लेफ्ट में टर्न हमको करना पड़ेगा। सो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। पर ये होगा कैसे? ये जब व्हीकल को टर्न करना है तो हमें ये दोनों व्हील को या तो लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा, ये जो व्हील है इसको या तो लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा या तो राइट में ये व्हील मूवमेंट होना चाहिए। पर वो होता कैसे है वो देखते हैं। तो ये करने के लिए ये पूरा स्टीयरिंग मैकेनिज्म काम में आता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ स्टीयरिंग व्हील से। तो आप ड्राइवर कैबिन में बैठे होते हैं, आपके हाथ में होता है आपके पास ये स्टीयरिंग व्हील, और ये स्टीयरिंग व्हील एक पाइप के थ्रू कनेक्ट होता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स से। स्टीयरिंग गियर बॉक्स को जब यहाँ पे कनेक्ट होता है, जिस पाइप से कनेक्ट होता है उसको स्टीयरिंग कॉलम बोला जाता है। ये स्टीयरिंग कॉलम, जब आप स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो तो ये स्टीयरिंग कॉलम रोटेट होता है। आप या तो स्टीयरिंग कॉलम को लेफ्ट साइड में घुमाते हो या फिर राइट साइड में रोटेट करते हो, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन से साइड में टर्न लेना है। तो आपको लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लेफ्ट साइड में घुमाते हो, राइट टर्न लेना है तो आप इसको राइट टर्न में घुमाते हो। उसके बाद ये जो पावर है ये आता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स पे। स्टीयरिंग गियर बॉक्स पे जब ये पावर आएगा तो ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स का काम होता है कि अपने ही जो एफर्ट्स लगाए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी हमने पहले भी पढ़ा था कि ड्राइवर के एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करने का काम स्टीयरिंग गियर बॉक्स करता है। और दूसरा काम जो यहाँ पर स्टीयरिंग गियर बॉक्स करता है वो ये कि ये जो मोमेंट है, जो रोटरी मोशन है, उसको ये लीनियर मोशन में या एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी यहाँ पर आपको रोटरी मोशन मिल रहा था, आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे थे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको मिलेगा एंगुलर मोशन, और वो एंगुलर मोशन इस डायरेक्शन में मिलेगा। ये स्टीयरिंग व्हील का जो आउटपुट, स्टीयरिंग गियर बॉक्स का जो आउटपुट आता है वो एक ड्रॉप आर्म के थ्रू आता है, जिसको आप पिटमैन आर्म भी बोल सकते हो। ये ड्रॉप आर्म इस तरह से एंगुलर मोशन में काम करेगी। तो ये क्या करेगा, ये जो आपकी लिंक रॉड है, ये जो ड्रैग लिंक है, ये इसके थ्रू, यहाँ पे देखिए आपको हमेशा जॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ जहां पर भी जॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये सारे जॉइंट जो होते हैं ये बॉल जॉइंट होते हैं, यानी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो हमारे हाथ में लगा हुआ होता है। आप कंधे में हमारा हाथ का मूवमेंट आप देखिए किस तरह से होता है, वो कौन से डायरेक्शन में घूम सकता है। तो सिमिलर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो यहाँ पर अटैच्ड होता है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्शन लगे हुए होते हैं। तो जब आप ये मूवमेंट होता है ड्रॉप आर्म में, ये ड्रॉप आर्म का मूवमेंट कैसा होगा? अप और डाउन मूवमेंट होगा। या तो ये ऊपर की ओर जाएगा या तो नीचे की ओर जाएगा। और उसी से ये जो आपका लिंक रॉड है वो या तो नीचे आएगा या फिर ऊपर जाने वाला है। ये जो लिंक रॉड है ये यहाँ पर कनेक्ट होता है पहले स्टब एक्सल के साथ में। इसको यहाँ पर स्टीयरिंग आर्म बोलते हैं। ये जो स्टीयरिंग आर्म होती है, दिस इज द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पावर। तो ये स्टीयरिंग आर्म यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, ये स्टीयरिंग आर्म पावर ट्रांसमिट करने के काम में आती है। ये स्टीयरिंग आर्म अगर आगे ध्यान से आप देखें तो ये स्टीयरिंग आर्म ये पहले एक एक्सल पे कनेक्ट रहेगी, वहां पे ट्रैक रॉड आर्म, और ये ट्रैक रॉड से दूसरे स्टब एक्सल तक कनेक्ट होती है। तो इस तरह से ये कनेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जब ये पहला लिंक यहाँ पे आप नीचे खींचते हो इसको, तो ये नीचे की ओर आएगा। तो ये क्या करेगा, ये व्हील को इधर खींचेगा। ये जब नीचे आएगा तो यहाँ ये वाला जो व्हील है ये इस डायरेक्शन में टर्न होगा, और जितना ये टर्न होगा उतना ही मोशन इस लिंकेज से यहाँ पर आएगा, और ये दूसरा व्हील भी कनेक्ट टर्न होगा। तो अगर आप सामने जा रहे हैं तो ये सामने की ओर जाएगा, और ये जो व्हील है ये दूसरे डायरेक्शन में टर्न होगा। तो ये राइट या लेफ्ट मोशन इस तरह से पॉसिबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जो होते हैं उसमें ये कंपोनेंट्स कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन। पर यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ये 2 या 3 कंपोनेंट आपको हमेशा रहेंगे। पर इसमें जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है ये बहुत मेन कंपोनेंट होता है, और इसी के टाइप्स के बेसिस पे आप स्टीयरिंग के टाइप्स बता सकते हो। तो अब आगे इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में
हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टीयरिंग सिस्टम के, और इसीलिए स्टीयरिंग के बेसिस पे, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बेसिस पे ही स्टीयरिंग के टाइप्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है रैक एंड पिनियन। यहाँ पे अगर आप ये सारे टाइप को देखेंगे तो ये आपने मैकेनिक्स में ऑलरेडी देखे होंगे, ये मैकेनिज्म किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे जो टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर दी गियर्स, टाइप्स ऑफ गियर। और ये टाइप्स ऑफ गियर पे आपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किए होंगे कि हाउ द पावर इज ट्रांसमिटेड। ये सारे की खासियत ये है कि ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, सारे के सारे। आप ट्रैक एंड पिनियन की बात करो, वार्म एंड रोलर टाइप की बात करो, वार्म एंड व्हील टाइप बात करो, वार्म एंड सेक्टर की बात करो, वार्म एंड नट टाइप या वार्म एंड पेग टाइप, ये सारे के सारे वही काम करते हैं। आखिरी वाला भी वही काम करता है, पर सबसे कॉमनली जो ये बाकी के भी सिस्टम ऑटोमोबाइल में आते गए, यूज होते गए, पर अभी की तारीख में अगर देखा जाए तो रैक एंड पिनियन का जो सिस्टम है जो बहुत सिंपल होता है और बहुत इफेक्टिव होता है, इसीलिए ऑटोमोबाइल में अभी भी रैक एंड पिनियन यूज किया जाता है। और कुछ हेवी व्हीकल्स में एक इन सारे सिस्टम का कॉम्बिनेशन करके एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको बोलते हैं रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग सिस्टम, और ये यहाँ पर यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टाइप का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है रैक एंड पिनियन टाइप स्टीयरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए इतना ही सिस्टम है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ ये हमारा फ्रंट एक्सेल है, ये फ्रंट एक्सेल के दो एंड है। यहाँ ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है इसमें पावर ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो ये विदाउट लिंकेजेस है। यहाँ कंपोनेंट देखिए कम होते जा रहे हैं। ये आपका एक्सेल है। अब ये फ्रंट एक्सेल इस तरह से बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन नहीं था। तो यहाँ एक्सेल है, ये आपका स्टब एक्सेल बना हुआ है। यहाँ पे ये पहला स्टब एक्सेल, ये दूसरा स्टब एक्सेल, और इस स्टब एक्सेल के ऊपर यहाँ पर यहाँ व्हील माउंट होते हैं। तो ये पहला व्हील यहाँ माउंट रहेगा, दूसरा व्हील यहाँ पर माउंट रहेगा आपका। तो इस तरह से व्हील माउंट होते हैं। और ये जो व्हील है ये यहाँ पे देखिए आप, ये टाई रॉड के साथ में कनेक्टेड है, ये टाई रॉड यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये टाई रॉड के बाद में ट्रैक रॉड यहाँ पे टाई रॉड लगी हुई है। तो टाई रॉड आर्म जिसको ट्रैक रॉड भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे टाई रॉड, ये इतने कंस्ट्रक्शन होते हैं। रैक एंड पिनियन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें लिंकेजेस कम हो जाते हैं। अभी जो हमने लिंकेजेस देखे थे जिसके अंदर आपको बहुत सारे लिंकेजेस दिख रहे थे, बहुत सारे कॉलम थे, बहुत सारी लिंक थी, तो यहाँ फायदा ये होता है कि लिंक बहुत कम हो जाती है। बहुत लिंक कम होने की वजह से क्या होता है, सिस्टम ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से आपके एफर्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ सिस्टम को कंस्ट्रक्ट इस प्रकार से किया जाता है कि जो आपकी टाई रॉड है उसी के ऊपर, उसी के सेंटर में यहाँ पर एक ट्रैक बनाया जाता है, रैक बनाया जाता है। तो यहाँ पे उसी के ऊपर रैक बनाया जाता है। रैक यानी क्या है कि इसके सेंटर में यहाँ पे हम लोग लीनियर टीथ कट कर देंगे। लीनियर टीथ कट कर दिए मतलब वो बन गया रैक। इसी रैक के ऊपर एक गियर माउंट करते हैं हम लोग, और ये गियर के अंदर डायरेक्टली स्टीयरिंग कॉलम रहेगा, और स्टीयरिंग कॉलम डायरेक्टली यहाँ से माउंट होते जाएगा। जब हम स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो ये व्हील, ये जो पिनियन है ये डायरेक्टली घूमने वाला है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग व्हील घुमाऊंगा तो ये पिनियन लेफ्ट साइड में घूमेगा। अगर मैं स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में घुमाऊंगा तो ये पिनियन राइट साइड में घूमेगा। जब मैं इसको लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा तो ये पूरा का पूरा जो व्हील है ये लेफ्ट साइड में घूमेगा। ये जब लेफ्ट साइड में घूमेगा तो आपका रैक क्या करेगा, इधर लेफ्ट साइड में जाएगा। यानी अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका पूरा का पूरा रैक लेफ्ट में जाएगा। ये जैसे ही लेफ्ट में जाएगा तो ये पूरी की पूरी लॉट लेफ्ट में जाएगी, ये भी लॉट लेफ्ट में जाएगी, और ये व्हील आपका इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। सेम इधर भी मोशन होगा। सिमिलरली जब आप दूसरी तरफ इसको घुमाएंगे तो ये जो आपका ट्रैक है ये लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा, और आपका ये भी जो व्हील है वो राइट साइड में टर्न हो गया। तो ये राइट साइड का टर्न हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए बहुत ही सिंपल है। ये ओरिजिनल डायग्राम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टाई रॉड है, ये इसके ऊपर देखिए, ये यहाँ पर आपको रैक रहता है, और ये इसके ऊपर एक पिनियन अरेंजमेंट रहता है। स्टेयरिंग व्हील डायरेक्टली उसी से कनेक्ट रहता है। इस तरह से ये काम करता है। एक एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से काम करता है। बहुत
इजीली आपको यहाँ पे समझने के लिए मिलेगा। एक ही डायरेक्शन का मोशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ध्यान से, आई होप कि आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये आपका स्टीयरिंग व्हील है, आप स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हो, जैसे स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं तो ये आपका पिनियन यहाँ पे रोटेट हो रहा है। पिनियन जैसे ही रोटेट हो रहा है तो ये पूरा का पूरा आपका रैक लेफ्ट और राइट में टर्न होता है। तो जब ये लेफ्ट पे जाता है तो व्हील उस हिसाब से टर्न होते जाते हैं। तो इस तरह से ये रैक एंड पिनियन सिस्टम काम करता है। सो रैक एंड पिनियन का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, रैक एंड पिनियन सिस्टम हम लोगों ने देखा अभी। तो रैक एंड पिनियन का सबसे ज्यादा फायदा जो है, ये बहुत ही कंस्ट्रक्शन में सिंपल है। कंपोनेंट्स कम होने की वजह से लाइट इन वेट होता है और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। रिस्पॉन्सिव इसलिए क्योंकि लिंकेजेस बहुत कम है। कंपोनेंट कम होने की वजह से जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्टली पिनियन के ऊपर आ जाता है। पिनियन से डायरेक्ट पावर रैक को जा रहा है। नंबर ऑफ कंपोनेंट कम है तो फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से जो आपका एफर्ट्स है वो उसका लॉस नहीं होता, एफर्ट्स का लॉस नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है, यानी आपने जितना आप फोर्स लगाएगी उतना ही मोशन आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि ऑक्यूपाइज वेरी स्मॉल स्पेस एंड यूजेस वेरी लेसर नंबर ऑफ लिंकेजेस। तो बहुत कम नंबर ऑफ लिंकेजेस है, जगह इतनी कम लगती है कि इसीलिए ये जो सिस्टम है, आजकल की जो कार्स है, जो आपकी नॉर्मल कार दिखाई देगी आपको, जितनी भी कार के बारे में आप बात करेंगे जिसमें फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम लगा हुआ है, वजन कम होता है, जगह की रिक्वायरमेंट बहुत कंजेस्टेड जगह होती है, फ्रंट एक्सेल के ऊपर जगह की कमी बहुत होती है। तो इसीलिए रैक एंड पिनियन बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसका एक और फायदा ये है कि इस सिस्टम में पावर स्टीयरिंग को अप्लाई करना बहुत इजी पड़ता है। तो ये इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से ये रैक एंड पिनियन बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो सारे लाइट मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, कार्स और इवन पावर स्टीयरिंग व्हीकल्स में भी आपको ये देखने मिलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ कारों के नंबर मॉडल यहाँ पे नोट डाउन किए, जैसे मारुति 800, डेवू मटीज, सीएलओ, सेंट्रो एक्सेट्रा। ये आपके पुराने जमाने की कारों के नाम यहाँ पे है। जैसे कि आप नए में भी देखेंगे तो सुजुकी स्विफ्ट है, डिजायर है, टाटा के कोई भी व्हीकल में आप देखो तो सभी जगह पे आपको यही सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेयरिंग गियर बॉक्स जो है हमारा, वो है रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टेयरिंग गियर बॉक्स। नाउ रैक एंड पिनियन में जो सिस्टम हम लोगों ने देखा, उस सिस्टम को हम लोग हेवी व्हीकल में यूज नहीं कर पाते थे, क्योंकि रैक एंड पिनियन में क्या होता है कि जो गियर्स के तीत है, रैक के तीत और पिनियन के तीत, वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और जब वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपके जो एफर्ट्स लगते हैं वो एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हेवी व्हीकल्स में, यानी लाइट मोटर व्हीकल कार वगैरह तक तो ठीक था, लेकिन हेवी व्हीकल्स के स्टीयरिंग सिस्टम बड़ा हो जाता है, लाइफ उसकी बड़ी हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसका यूज आप हेवी व्हीकल्स में नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद भी बहुत सारे टाइप यहाँ पर डेवलप किए गए, जैसे कि आपने अरेंजमेंट देखा होगा कि आपने एक नट देखा है, नट और एक बोल्ट का अगर आप रिलेशन देखें, तो अगर आप एक बोल्ट को फिक्स जगह पे रखे और नट को उसके अंदर मोशन दे तो आपका मोशन भी लीनियरली कन्वर्ट होता है। यानी अगर आपने नट को घुमा रहे हैं और बोल्ट को आप एक जगह पे रखते हैं तो आपको लीनियर मोशन मिलता है। सो वही मोशन हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप है, ये बाकी सारे टाइप्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए देखते हैं कि ये सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो यहाँ आपका जब सबसे पहले तो ये स्टीयरिंग शाफ्ट है, यानी यहाँ आपका स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ रहेगा। यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये स्टीयरिंग शाफ्ट आपको दिखाई दे रही है। ये स्टीयरिंग शाफ्ट यहाँ ऊपर स्टीयरिंग व्हील से आता है, यानी स्टीयरिंग व्हील जब भी रोटेट होगा तो ये पूरा का पूरा शाफ्ट भी रोटेट होने वाला है। इस शाफ्ट को अगर ध्यान से देखें तो इस शाफ्ट में
अपने हेलिकल ग्रूव्स बनाए गए हैं। ये शाफ्ट के ऊपर हेलिकल ग्रूव्स कट किए गए हैं और ये हेलिकल ग्रूव्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर सेमी स्पेरिकल स्लॉट बनाए गए हैं। तो ये सेमी स्पेरिकल स्लॉट है। ये सेमी स्पेरिकल स्लॉट इसलिए है ताकि इसके अंदर बॉल्स जो है, स्टील बॉल्स है, वो इजीली फ्लो हो सके। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉक नट नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो बोल्ट है, ये इसको हम एज अ बोल्ट कंसीडर कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये स्टीयरिंग कॉलम पे थ्रेड बने हुए हेलिकल थ्रेड्स है, तो ये एज अ बोल्ट है। उसके ऊपर समझ लो हमने ये एक नट लगाया है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक नट है। अब देखिए बोल्ट तो जहां का वहां है। अब मैं बोल्ट को अगर रोटेट करूंगा तो बोल्ट अपनी जगह पे ही घूमेगा, लेकिन बोल्ट के अंदर जो ये नट है, ये नट क्या होगा, ऊपर या फिर नीचे आएगा, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ नट। तो नट को जिस डायरेक्शन में, बोल्ट को जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे, उसके हिसाब से ये नट इसके अंदर ऊपर या नीचे होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, इसके लिए इंजीनियरिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक बेसिक कॉमन सेंस है कि अगर आपको नट टाइट करना है तो नट या बोल्ट दोनों में से किसी एक को आप होल्ड करके रखते हो, दूसरे को रोटेट करते हो, तो पहला लीनियरली उसके अंदर मूव करता है। तो यहाँ वही हो रहा है कि आप जब स्टीयरिंग कॉलम को घुमाओगे तो ये पूरा बोल्ट घूमेगा, पर उसकी वजह से क्या होगा, ये नट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये नट अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा तो इनके बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा, आपका व्हीकल सही, आपके जो एफर्ट्स है वो बहुत ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ एफर्ट्स को कम करने के लिए यहाँ पे आगे का अरेंजमेंट अगर आप देखें ध्यान से, तो नट के ऊपर यहाँ पे तीथ बनी हुई है, और ये तीथ जो है ये दूसरे एक सेक्टर के साथ कांटेक्ट में है, जो पिटमैन आर्म से यानी ड्रॉप आर्म के साथ कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर जब भी ये जो आपका बोल्ट है, ये जो नट है आपका, ये जब भी रोटेट होगा तो ये पूरा का पूरा नट या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाने वाला है। ये जब भी ऊपर या नीचे जाएगा, ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये आपके जो सेक्टर है, ये सेक्टर का मोमेंट कैसा हो जाएगा, इधर लेफ्ट या फिर राइट मोमेंट हो जाएगा। और यही मोमेंट यहाँ पे आगे आगे ट्रांसमिट होता है आपके स्टीयरिंग के ट्रैक रॉड के ऊपर। तो आगे का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है वो तो हम लोगों ने इजीली समझ चुके हैं। तो ये नट और बोल्ट के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब ये फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए इनके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे स्टील बॉल को इंट्रोड्यूस किया। तो स्टील बॉल्स डालने का फायदा क्या हो गया है कि जैसा बेरिंग में होता है कि एक गाइड होता है, गाइड वेन के ऊपर जब वो रोटेट हो रहा है तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए स्टील बॉल्स का काम पड़ता है। अब इसको रिसर्कुलेटिंग क्यों बोलते हैं, तो ये जो यहाँ पे रिसर्कुलेटिंग बॉल्स होते हैं, ये एक गाइड वेन से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, यानी एक पाइप लगा हुआ होता है जो यहाँ से इधर कनेक्ट किया हुआ होता है, और इसके अंदर भी ये बॉल भरे हुए होती है। अब ये जब आप व्हीकल चलाओगे, अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये नीचे की ओर आएंगे, बॉल इस डायरेक्शन में रोटेट होते जाएंगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे यानी दूसरी तरफ टर्न लोगे, तो ये बॉल इधर इस डायरेक्शन में बाहर निकलेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एक ही डायरेक्शन में आप चलाते रहे हो, तो ये पूरे के पूरे बॉल एक जगह जमा हो जाएंगे, और फिर आप लेफ्ट टर्न लोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ये बॉल रिसर्कुलेट होते रहते हैं, यानी आप पूरा यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गए तो ये सारे बॉल वापस से आगे भी जाते हैं। तो इस तरह से ये रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग टाइप गियर बॉक्स काम करता है। इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से ये मोमेंट रहेगा, ये सेक्टर का, ये नट का मोमेंट, और ये बॉल उसके अंदर रिसर्कुलेट होते हैं। अगर आपको और ज्यादा ऑब्जर्व करना है, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या क्या होते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरह से होता है। तो इसी बेस पे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रैक एंड पिनियन टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स विद नीट स्केच। तो हमने रैक एंड पिनियन का स्टीयरिंग देखा है किस तरह से काम करता है, और दूसरा जो हम लोग दिखा है रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टीयरिंग विथ नीट स्केच। तो ये दो आपको डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेनेशन करना आना चाहिए। सो दिस इज दी
आउटकम फॉर दिस वीडियो लेक्चर। पीओ पीएसओ मैपिंग की बात अगर करें तो पीओ 1 हमारा सेटिस्फाई हुआ क्योंकि हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो इसीलिए पीओ 1 हमने मैप किया था और वो हमारा यहाँ फुलफिल होता है। हमने कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, सो इसीलिए पीओ 4 हमारा मैप होता है, जो है एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। एंड देन पीओ 7 यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग हुई है, इसीलिए पीओ 7 भी हम लोगों ने मैप किया। ये जो नॉलेज है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब आप स्टीयरिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करेंगे, सो इसीलिए पीएसओ 2 भी मैप किया है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने मैनुअल स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ा, मैनुअल स्टीयरिंग किस तरह से काम करती है वो देखा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर स्टीयरिंग के बारे में देखेंगे वो किस तरह से काम करती है। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।